Hello students, welcome back to MK Jain classes and here I am your biology educator Poonam Dhiman. And now let's start with our topic. क्या पढ़ेंगे आज हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हमने फ्लावर का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन कल के लेक्चर में पढ़ लिया था। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम टेक्निकली अपने चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे और चैप्टर को हमने डिवाइड किया था किस चीज में। वी हैव डिवाइडेड आवर चैप्टर इनटू 3 पार्ट्स और वो 3 पार्ट हमारे चैप्टर के कौन से हैं? दोज 3 पार्ट्स आर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फिर है हमारे पास फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ओके इवेंट्स, एंड आफ्टर दैट वी हैव पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये 3 पार्ट्स में हम अपने चैप्टर को पढ़ेंगे। अब इन 3 पार्ट्स में हमें पढ़ना क्या है, उन चीजों को भी छोटा छोटा टेबुलाइज कर लेते हैं हम लोग। तो जब हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ेंगे, यहां पे हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमें पता है ना, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहां पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे। मतलब कि मैं कॉमनली उसको लिख देती हूं, क्या हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है हमारे पास? वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टेमन्स हैं और इधर हमारे पास क्या है? कार्पल है। फिर उनसे स्टेमन क्या है हमारे पास? इससे क्या प्रोड्यूस होगा? मेल गैमीट। मेल गैमीट बनने से पहले क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर। तो यहां पे हम क्या पढ़ेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। अब इन माइक्रोस्पोर से और मेगास्पोर से हमारे पास मेल और फीमेल गैमीटोफाइट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? मेल एंड फीमेल गैमीटोफाइट्स। और ये गैमीटोफाइट्स क्या बना देंगे? मेल गैमीटोफाइट क्या बनाएगा? मेल गैमीट। गैमीटोफाइट क्या होता है? इट इज गैमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी। ऐसे ही फीमेल गैमीट क्या प्रोड्यूस करेगा? फीमेल गैमीट। फिर हम क्या पढ़ेंगे यहां पे? विल स्टडी अबाउट द पॉलिनेशन, कि ये जो मेल गैमीट है ये फीमेल गैमीट तक पहुंचेगा कैसे। पॉलिनेशन हो गई, ये वहां तक पहुंच गया, उसके बाद हम क्या करेंगे? विल कम ऑन टू दी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का पूरा बड़ा सारा प्रोसेस है। तो यहाँ पे किस टाइप की फर्टिलाइजेशन होती है उसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्टली फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? यहाँ पे होती है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, अब एंडोस्पर्म बन गया तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलप हो गया, उसके बाद क्या बनेगा? डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। ये हमारा पूरा चैप्टर है। व्हाट इट? तो चैप्टर को हम लोग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? फ्रॉम दी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंडली विल स्टडी अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड ये। तो अभी 2-3 लेक्चर तो हमें अपने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर ही लगेंगे। और वो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। लाइक आज हम स्टेमन की स्टडी करेंगे, स्टेमन से रिलेटेड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी हम आज ही कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक नाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द स्टेमन फर्स्ट। व्हाट इज द स्टेमन? स्टेमन क्या है? स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। जैसा हम लोगों ने पहले लिख लिया था, क्या है स्टेमन? स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। ठीक है, ऑफ द फ्लावर। और इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमन इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं हम स्टेमन को? एक और नेम मैंने इसका बताया था, क्या? इट इज ऑल्सो नोन एज द माइक्रोस्पोरोफिल
फिल। क्यों? स्टेमन क्या था? एक लीफ ही तो था जिसने अपने आप को मॉडिफाई किया और वो क्या बन गया? स्टेमन। तो फिल वर्ड स्टैंड फॉर लीफ। और माइक्रोस्पोर क्यों? क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करेगा? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर से ही तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? मेल गैमीटोफाइट। और मेल गैमीटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल गैमीट्स। क्या होंगे वो? मेल गैमीट्स क्या होंगे पता है ना? उनको जाके फीमेल के साथ फर्टिलाइज करना है, फीमेल गैमीट्स के साथ, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एंजियोस्पर्म के केस में स्टेमन बहुत ही समझने वाली चीज है। अब देखो स्टेमन का, ये आपकी एनसीईआरटी से हम एक डायग्राम लेके आए हैं। यहाँ पे अब आप देखिए स्टेमन किन दो पार्ट्स का बना हुआ है। स्टेमन इज कंसिस्टेड ऑफ क्या? ये दो हिस्से आपको स्टेमन के दिखाए हैं। ऊपर क्या है? एंथर लोब, और नीचे क्या प्रेजेंट है? फिलामेंट। दीज आर दी एंथर लोब्स। और नीचे जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इट इज नोन एज फिलामेंट। और ये दोनों स्ट्रक्चर कंबाइन होके क्या बनाते हैं? इट इज नोन एज अ स्टेमन। सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। हमें नई बात यहाँ पे क्या ढूंढनी है कि हमने इस स्ट्रक्चर से हमें क्या लेना देना है कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का काम क्या है? मेल गैमीट बनाना। कैसे बनाएगा वो मेल गैमीट? कहाँ बनेंगे वो मेल गैमीट? हमें वो पढ़ने हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एंथर प्रेजेंट है ना, पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं क्योंकि एंथर को ही हमने अभी डिटेल में पढ़ना है। एंड एंथर लोब आर दी साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीटोफाइट। और यू कैन से माइक्रोस्पोर बनाना है ना, तो माइक्रोस्पोर यहाँ पे बनेंगे। माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा? मेल गैमीटोफाइट, और वहां से बनेंगे मेल गैमीट्स। तो सबसे पहले हम एंथर लोब। अब ये जो एंथर लोब है कैसी होती है एंजियोस्पर्म के केस में? दीज आर बाइलोब्ड। एंथर कैसा होता है एंजियोस्पर्म में? इट इज बाइलोब्ड। दिखाई दे रहा है आपको? क्या दो लोब्स दिखाई दे रही हैं एंथर की? ऐसे टू लोब्स, सिंगल लोब का नहीं, एक लोब ये है, एक लोब ये है। तो बाइलोब्ड। लोब के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज नोन एज थीका। तो बाइलोब्ड को हम और क्या बोल सकते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज डायथीकस। क्या बोल सकते हैं हम इसको? इट इज ऑल्सो नोन एज डायथीकस। क्योंकि थीका का मीनिंग, बिकॉज थीका, थीका का मीनिंग क्या होता है? थीका का मीनिंग होता है लोब। तो बाइलोब्ड है, या इसको डायथीकस बोल दीजिए। अब जो ईच लोब है, इस हर एक लोब के अंदर क्या प्रेजेंट है? देखो ये एंथर लोब है बेटा, यहां से इसको काटा, जब इसको यहां से काटा, ये एंथर लोब है, इसको मैंने यहां से काटा और मैं अब इसको ऐसे ऊपर से देख रही हूँ, इसका सुपरफिशियल व्यू। तो कटने के बाद ये कैसा दिखाई दे रहा है? दिस इज वन लोब, दिस इज अनदर लोब। तो एक लोब के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? ये दो कुछ गोले गोले जैसी दो कैविटीज दिखाई दे रही हैं। इन कैविटीज को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो दिस इज वन माइक्रोस्पोरेंजियम, दिस इज अनदर माइक्रोस्पोरेंजियम। और ये दो माइक्रोस्पोरेंजियम किसके अंदर प्रेजेंट है? एक एंथर लोब के अंदर प्रेजेंट है। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम एक नहीं है एंथर लोब, दो है, 1 और 2। नहीं, ये एक ही एंथर लोब में एक कॉन्स्ट्रिक्शन है यहाँ पे। वो कॉन्स्ट्रिक्शन साइड व्यू में आपको ऐसे दिखाई दे रही, ये ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन है। क्यों है ये कॉन्स्ट्रिक्शन? क्योंकि ये है लाइन ऑफ डेहिसेंस। क्या होती है लाइन ऑफ डेहिसेंस? जब ये एंथर लोब पूरी पक जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बन चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो एंथर लोब है ना, एक ऐसी है, यहाँ पे क्या है? ये लेटरल लाइन क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ डेहिसेंस। तो यहाँ से ऐसे फट जाएगा ये एंथर, और जितने पोलन ग्रेन इसके अंदर है रिलीज हो जाएंगे। और इस लाइन ऑफ डेहिसेंस के ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं? स्टोमियम सेल्स। ठीक है, इतनी डिटेल्स हमें नहीं है, पर चलो अभी जब हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे ये सब चीजें आपको बता दूंगी। तो एक लोब के अंदर कितनी कैविटीज प्रेजेंट है? 2। उन कैविटीज को हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। लेकिन यहाँ पे मैं नेम लिखूंगी माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि मेल से रिलेटेड जो भी चीज होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो। और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी चीजें होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? मेगा। तो ये स्पोरेंजियम कौन सा हुआ? स्टेमन का है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ईच लोब जो है वो कैसी है एंजियोस्पर्म में? ईच लोब इज बाय स्पोरेंजिएट। हर एक लोब के अंदर क्या है? बायोस्पोरेंजिएट। बायोस्पोरेंजिएट का मतलब समझ रहे हो? 2 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है हर एक लोब के अंदर।
तो ये जो पूरा एंथर है, होल एंथर, इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट। तो अगर आपसे कोई एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के एंथर की बात करें तो कैसा होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखोगे? द एंथर इज डायथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। कैसा एंथर है? डायथीकस है, दो लोब है, थीका का मतलब लोब, तो दो थीका प्रेजेंट है, और ईच लोब के अंदर क्योंकि दो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं तो दो लोब के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएंगे? 4। देखो डायग्राम में है भी 1 माइक्रोस्पोरेंजिया 2, ये एक लोब है, दिस इज अनदर लोब, 1 माइक्रोस्पोरेंजियम, दिस इज अनदर माइक्रोस्पोरेंजियम। और ये जो फिलामेंट है, ये लोब्स है, इन लोब से यहां से ऐसे ये फिलामेंट जुड़ा हुआ है, फिलामेंट जहां पे लोब से अटैच है वहां पे क्या है? सम स्टेराइल टिश्यू इज प्रेजेंट। उस स्टेराइल टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। वो भी डिटेल स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको दिखाऊंगी। तो एंथर लोब्स का फंक्शन आपको पता चल गया। फिलामेंट का काम क्या है? ये क्या करते हैं? इनको बाहर की तरफ एक्सपोज करवा के रखते हैं एंथर्स को। तो एंथर लोब कैसी हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए कि एंजियोस्पर्म के केस में एंथर लोब कैसी हैं? डायथीकस है एंड टेट्रास्पोरेंजिएट है। और ये जो स्पोरेंजियम है ना बेटा, दिस स्पोरेंजियम इज द साइट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर बनेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो एंथर लोब है इसका एक टीएस हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी दिया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, ये एंथर कभी बना कैसे होगा? फ्लावर के ऊपर, डिवेलपमेंट ऑफ एंथर। तो पहले हम किसकी बात करेंगे? डिवेलपमेंट ऑफ एंथर। कैसे बना है ये एंथर? क्योंकि जब स्टार्टिंग में ये कभी बनना, जब ये फ्लावर लगा, सेपल पेटल, और जब एंथर डेवलप हो रहा था तो एंथर क्या था? पैरेनकाइमेटस सेल का एक मास था। इनिशियली ये जो एंथर था ना, एंथर ये ऐसे नहीं था, इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये है वो है, कुछ भी नहीं था। एंथर क्या था? इनिशियली इट वाज जस्ट पैरेनकाइमेटस मास ऑफ सेल्स, है ना? ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर था, बस ऐसे। और इसके अंदर सारी की सारी क्या भरी हुई थी? पैरेनकाइमेटस सेल। तो ये जो पैरेनकाइमा, और ये बाहर क्या प्रेजेंट है आपको पता है? पैरेनकाइमा के बाहर क्या प्रेजेंट होता है? ऑलवेज एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। तो क्या है? ये है एक पैरेनकाइमेटस मास, ये है इसका फिलामेंट, और इसके अंदर क्या फील्ड थी हमारे पास? पैरेनकाइमा सेल। ये लीजिए, इस तरह का ये एक स्ट्रक्चर था। और बाहर क्या प्रेजेंट है? बाहर प्रेजेंट है एपिडर्मिस। ये क्या प्रेजेंट है बाहर? एपिडर्मिस। तो दिस इज एपिडर्मिस, और अंदर की तरफ क्या है हमारे पास? पैरेनकाइमा सेल्स। अब ये एंथर कैसे बना होगा? किसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम बन गया। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद, जब अभी एंथर बिल्कुल यंग था, अभी बनना शुरू हुआ, तो पैरेनकाइमेटस मास था। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ? सम हाइपोडर्मल सेल्स। हाइपोडर्मल सेल क्या होंगी? जो एपिडर्मिस के नीचे की ये वाली सेल्स हैं। सम हाइपोडर्मल सेल्स बिकम एक्टिव। उनमें क्या हुई? पेरिक्लाइनल डिवीजन। क्या हुआ? सम, लिखिए, ये तो पहला है फर्स्ट स्टेप। बी क्या हुआ? सम हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल समझ गए किन की बात करी हूं मैं? ये वाली सेल्स, ये वाली सेल्स क्या है? जो एपिडर्मिस के एकदम नीचे प्रेजेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मल सेल्स। हाइपोडर्मल सेल क्या बन गई? ये हो गई एक्टिव मेरिस्टेमेटिकली, ये थी एक सेल, और इसके अंदर क्या हुई? दिस सेल अंडरवेंट क्या? पेरिक्लाइनल डिवीजन। इसमें हुई पेरिक्लाइनल डिवीजन। कैसे होती है पेरिक्लाइनल डिवीजन? ऐसे।
डिवीजन हुई तो एक सेल से दो सेल बन गई, एक ऊपर सेल बन गई, एक नीचे सेल। तो दिस वाज अ सिंगल सेल, यहां पे हम एक सेल बना लेते हैं। तो ये थी एक सेल, इस सेल के अंदर क्या हुई, पेरिक्लाइनल डिवीजन हुई ऐसे, और ये क्या बन गई, दो सेल। पेरिक्लाइनल डिवीजन होने के बाद जो अपर सेल थी, दो सेल्स बन गई ना, तो जो एपिडर्मिस के नीचे, जैसे अब ये एक सेल है, दिस वन सेल, अगर इसकी ऐसे पेरिक्लाइनल डिवीजन हुई ऐसी, तो एक सेल बाहर कटी है, एक सेल अंदर की तरफ बनी है नहीं, तो जो बाहर वाली सेल है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल। तो एक आउटर सेल बनी, एक इनर सेल बनी। जो आउटर सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज प्राइमरी पैराइटल सेल, जो फर्दर क्या बनाएगी, एंथर की वॉल्स बनाएगी। क्या फेट है इसका, ये सेल क्या बनाएंगी, वॉल्स ऑफ एंथर, वॉल्स ऑफ एंथर। और ये वाली जो इनर है, इनर, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। और ये स्पोरोजिनस सेल क्या बनाएगी, इट विल फॉर्म दी माइक्रोस्पोरेंजियम। समझ आ गया, थोड़ा सा डेवलपमेंट ऑफ एंथर के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हाइपोडर्मल सेल है, हाइपोडर्मल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, हमारे पास दो सेल बन गई, एक आउटर सेल एक इनर सेल। आउटर सेल का काम क्या है, वॉल ऑफ एंथर बनाएगी, और इनर सेल क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोरेंजियम, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक फुल फ्लेज मैच्योर एंथर आ जाएगा। और मैच्योर एंथर को जब मैं उसका सेक्शन काटूं, एक मैच्योर एंथर, सपोज अब ये मेरे पास है एक मैच्योर एंथर, ये अब मैच्योर एंथर बन गया। अब अगर मैं इसका यहां से सेक्शन कट करूं तो मेरे पास आउटलाइन कैसे आएगी, मैंने कहा ना ये एंथर कैसा होता है, इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट। तो ये एंथर हमें ऐसा दिखाई देगा। दिस इज, ये सारी की सारी क्या है, दिस इज वन लोब, दिस इज अनदर लोब, और ईच लोब कंटेन्स टू माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये दो माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, इतना पार्ट है, इतना इतना, दिस इज वन लोब, दिस इज अनदर लोब, इसके अंदर भी क्या है, दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। और ये बाहर क्या प्रेजेंट है, दीज आर वॉल्स, ये वॉल है टेपिटम, इसके बाहर वॉल्स हैं, मिडल लेयर्स, फिर उसके बाद लेयर है एंडोथीसियम, और बाहर तो एपिडर्मिस प्रेजेंट ही है। और अंदर ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, देयर आर प्रेजेंट स्पोरोजिनस सेल्स। तो ये क्या है, दिस इज टीएस ऑफ मेच्योर एंथर। कैसा है ये, टेट्रास्पोरेंजिएट इन आउटलाइन, टेट्रास्पोरेंजिएट। और क्या स्पेशलिटी थी इसकी, ये क्या है, डाइथिकस। तो कितने, टेट्रा मीन्स फोर, स्पोरेंजिएट मीन्स माइक्रोस्पोरेंजियम, चार प्रेजेंट है। तो अब अगला काम हमारा है ही क्या, डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, इसका स्ट्रक्चर अब हमें पढ़ना है। ये अगेन इमेज हमारी एनसीईआरटी का इमेज है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ये एक एंथर है जिसमें क्या हो गई, डेहिसेंस, डेहिस्ड मैच्योर एंथर। ये क्या है, ये अभी उससे थोड़ा डेहिसेंस से पहले वाला जो है केस लिया हुआ है। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, इसमें क्या क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम में मतलब एंथर के, सिर्फ इस माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर हम जब पढ़ेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर क्या प्रेजेंट है, देयर आर प्रेजेंट वॉल्स। और वो वॉल कौन कौन सी हैं, देखो इनको लेबल कर लेते हैं हम लोग, वॉल कौन सी हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के, देखो सबसे बाहर तो हो गई एपिडर्मिस, दिस इज फर्स्ट लेयर। एपिडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, मिडल लेयर्स, मिडल लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, टेपिटम सेल, और टेपिटम सेल के अंदर ये सारा का सारा क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो अभी इन्हीं को हमें वन बाय वन सभी चीजों को पढ़ना है। चलिए अब क्या करें, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ने के लिए पहले हम क्या पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट दी एंथर वॉल्स। अब एंथर, अच्छा एंथर वॉल नहीं लिखते हम, इसको क्या लिखेंगे, कवरिंग अराउंड माइक्रोस्पोरेंजियम।
क्या क्या प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के एकदम बाहर? सबसे पहले तो प्रेजेंट होती है क्या? एपिडर्मिस। कैसी होती है भाई एपिडर्मिस? एपिडर्मिस के बारे में बता सकते हो? ये देखो बाहर जो पिंक कलर की है, दिस ऑल इज एपिडर्मिस। ये भी यहाँ पे भी इन्होंने लेबल किया है, दिस इज एपिडर्मिस। कैसी है एपिडर्मिस? सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है आपको? इट इज एन आउटर मोस्ट लेयर। और क्या दिख रहा है भाई इसके बारे में? सिंगल लेयर्ड है। क्या कहीं पे दो तीन लेयर दिख रही हैं? नहीं दिख रही हैं, सिंगल लेयर्ड है। क्योंकि बाहर है, सिंगल लेयर्ड है, क्या फंक्शन है इसका? इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। और क्या है कि कैसी सेल्स की बनी हुई है? एपिडर्मिस इज ऑलवेज पैरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमेटस। बस एपिडर्मिस के बारे में हमें और कुछ भी नहीं पता करना है। उसके बाद आ जाएगी हमारे पास सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर क्या है? बिलो द एपिडर्मिस इज प्रेजेंट एंडोथीसियम। वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, एंडोथीसियम। कहां पे प्रेजेंट है? बिलो द एपिडर्मिस। कैसी है बेटा? इट इज सिंगल लेयर्ड। कैसी सेल्स हैं? रेडियली इलोंगेटेड सेल्स की बनी हुई है, रेडियली इलोंगेटेड सेल्स। उन सेल्स के पास क्या है? कुछ थिकनिंग्स प्रेजेंट है। थिकनिंग किस चीज की प्रेजेंट है? ऑफ द सेल्यूलोज। तो इनर वॉल ऑफ द सेल्स, इनर वॉल ऑफ द सेल्स पे क्या प्रेजेंट है? सेल्यूलोजिक थिकनिंग्स प्रेजेंट है, सेल्यूलोजिक थिकनिंग्स। और उन थिकनिंग्स के साथ क्या है? स्मॉल स्मॉल अमाउंट जो है पैक्टिन का और लिग्निन का भी प्रेजेंट होता है, लेकिन वो लिखा नहीं हुआ बुक में, तो हम भी नहीं लिखेंगे। सिर्फ सेल्यूलोजिक थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। और इस लेयर का फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर। क्या मेन फंक्शन है इसका? हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, डेहिसेंस ऑफ एंथर। क्योंकि जब एंथर अभी यंग है, अभी तो उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम जस्ट बने हैं, उन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या भरा हुआ है? स्पोरोजिनस टिश्यू। वो स्पोरोजिनस टिश्यू जब ये एंथर धीरे धीरे वो डेवलप होगा, मैच्योर होगा, मैच्योर होगा, तो ये जो स्पोरोजिनस मास है ना, ये किस में चेंज हो जाएगा? इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। और वो माइक्रोस्पोर मदर सेल फिर क्या बनाएंगी? माइटोसिस से मियोसिस से क्या बनाएंगी? माइक्रोस्पोर्स। तो इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होगी? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और वो जो माइक्रोस्पोर है वो फिर किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे? इनटू पोलन ग्रेन। जब वो पोलन ग्रेन बन गए तो ये जो मैच्योर एंथर है ये क्या हो जाएगा? फट जाएगा। कैसे फटेगा? डिहाइड्रेट हो जाएगा। इसको पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। जब पानी की सप्लाई बंद होगी, डिहाइड्रेट होगा, क्योंकि ये लेयर हाईली हाइग्रोस्कोपिक है। कैसे है? ये जो एंडोथीसियम लेयर है ना, देखो इसकी ऐसी रेडियली इलोंगेटेड सेल्स है। और इस तरफ की सेल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास सेल्यूलोजिक थिकनिंग्स। और जब इसका पानी सूखेगा इन सेल्स का, तो ये सेल्स क्या हो जाएंगी? श्रीवल। अंदर वाली लेयर तो क्या है? थिक लेयर है, इसको तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये वाली लेयर सूखेगी और ये कहाँ प्रेजेंट है? इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस, जब इसका पानी सूखेगा तो ये सेल जब श्रिंक होगी तो इसका एपिडर्मिस से कॉन्टेक्ट टूट जाएगा। और इस सारी अभी एंडोथीसियम, ये पूरी ये भी एंडोथीसियम है, ये सारा का सारा एंडोथीसियम है। तो ये सारी की सारी एंडोथीसियम एपिडर्मिस से पीछे हट जाएगी, इससे दूर होगी। तो यहाँ पे ये वाले जो एरियाज है ना, ये वाले एरियाज, ये वो है जो मैंने लाइन ऑफ डेहिसेंस बताई है। हर एक एंथर लोब, जैसे एक एंथर लोब है ना, अब पहले मैं दो को ऐसे बना रही थी, ये एंथर लोब एक को अगर हम देखें ना, ये ऐसे कंस्ट्रिक्टेड होती है एक साइड से। ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये ब्लैक पेन वाला, ये जो पेन है ये क्या है? ये एक एंथर लोब है। ये जो मैंने दो हैंड से बनाई है, दिस इज वन एंथर लोब। ऐसे इसमें कंस्ट्रिक्शन होती है। ये ब्लैक वाला पेन वाला हिस्सा देखो, तो ये जो पेन वाला हिस्सा है ये क्या है? दिस इज लाइन ऑफ डेहिसेंस। तो यहाँ से ये एंथर ऐसे खुल जाएगा और इसमें से क्या रिलीज हो जाएंगे? पोलन। किस वजह से हो रहे हैं? जब पानी की स्केर्सिटी होगी, जब ये एंथर लोब मैच्योर हो जाएगी,
तो पानी नहीं मिलेगा, डिहाइड्रेट होगी, एंडोथीसियम जो है एपिडर्मिस को छोड़ देगी, और एंडोथीसियम जब इकट्ठी होगी तो उसकी वजह से यहाँ पे लाइन ऑफ डेहिसेंस पे क्या प्रेजेंट होती है, स्टोमियम सेल्स। यहाँ पे ये एंडोथीसियम के इकट्ठा होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा और ये स्टोमियम सेल्स ऐसे खुल जाती हैं। तो ये ऐसे स्टोमियम सेल्स ऐसे खुल जाएंगी जिसकी वजह से सारे के सारे पोलन ग्रेन्स जो हैं रिलीज हो जाएंगे फ्रॉम दी एंथर लोब। तो इस सारे का एंडोथीसियम का रोल किस चीज में होता है, इन दी डेहिसेंस ऑफ एंथर। इसको हमेशा याद रखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर क्या है, डेहिसेंस ऑफ एंथर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेयर, ये देखो यहाँ पे फिर दोबारा वही सेम डायग्राम आ गया। एंडोथीसियम के बाद अब हमारे पास थर्ड लेयर क्या आई है, 1 2, हाँ जी, थर्ड लेयर अब हमारे पास क्या आ जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, मिडल लेयर्स। और ये मिडल लेयर्स क्या है, देखो पहले तो मिडल लेयर्स की एक ये लेयर है 1, फिर ये 2, इधर आते आते डिवाइड होके मतलब 2 to 3 लेयर्ड हो सकती हैं। जो मिडल लेयर वाला रीजन है क्या है, 2 to 3 लेयर्ड होगी मिडल लेयर। सिंपल सेल्स है पेरेन्काइमा की। काम क्या है इनका, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी टेपिटल सेल, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू दी टेपिटल सेल्स। क्योंकि देखो, और प्रेजेंट कहां पे होती हैं, ये मैंने लिखा ही नहीं, मिडल लेयर्स कहां पे प्रेजेंट होती हैं, बिलो दी एंडोथीसियम। बात समझ रहे हो ना, अगर ये एंथर है सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या प्रेजेंट है, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के अंदर 2 to 3 लेयर्ड थिक क्या प्रेजेंट है, ये क्या है, दीज आर मिडल लेयर्स। और मिडल लेयर के नीचे क्या प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है, दिस इज टेपिटम। इस डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर क्या है, ये एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के नीचे क्या है, मिडल लेयर, मिडल लेयर के नीचे ये क्या प्रेजेंट है, दिस इज टेपिटम। ये वाली लेयर्स क्या है, दीज आर टेपिटम। ये सारी की सारी जो पिरामिडल सेल्स हमें दिख रही हैं, ये क्या है, दिस होल इज टेपिटम। तो इस टेपिटम के ऊपर प्रेजेंट है और एंडोथीसियम के नीचे। ये सेल क्या करती हैं, ये टेपिटम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। आप कहोगे टेपिटम तो खुद ही न्यूट्रिटिव है, वो टेपिटम को न्यूट्रिशन देंगे और टेपिटम अपना न्यूट्रिशन किसको देगा, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम में। क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन की क्यों जरूरत है, यहाँ पे जो स्पोरोजिनस सेल्स है ना, दीज आर नाउ एक्टिंग एज क्या, पोलन मदर सेल्स, या यू कैन से माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो उनको मियोसिस करनी है, उनको माइटोसिस करनी है, इन डिवीजन के लिए बहुत सारा क्या चाहिए, न्यूट्रिशन। तो वो न्यूट्रिशन टेपिटम इधर देती है माइक्रोस्पोरेंजियम में, और टेपिटम को कौन दे रही है, मिडल लेयर्स। तो मिडल लेयर्स जो होती हैं, दीज आर एफीमिरल्स, और इनको क्या बोलते हैं, दीज आर एफीमिरल्स। एफीमिरल समझते हैं, एफीमिरल का मीनिंग क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड है, बनेंगी जैसे ही एंथर मैच्योर हुआ तभी ये ज्यादा बनी है, मैच्योर होते ही वो एंथर डहीस हो जाएगा। तो उस वक्त ये लेयर्स क्या करेंगी, सारी की सारी डिसॉल्व होकर अपना न्यूट्रिशन किसको दे देंगी, टेपिटम को। टेपिटम वो न्यूट्रिशन अलोंग विद इट्स ओन न्यूट्रिशन किसको हैंड ओवर कर देगा, टू दी माइक्रोस्पोरेंजियम, जहां पे क्या प्रोसेस चल रही है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीटोफाइट। ये हो गई मिडल लेयर्स। मिडल लेयर्स के बाद अब हम आ जाते हैं मिडल लेयर के अंदर जो एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं टेपिटम। आ जाइए टेपिटम पे। टेपिटम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। सबसे पहले लिख लीजिए, हाईली न्यूट्रिशियस। कैसी है, इट इज अ न्यूट्रिटिव लेयर, इट इज अ न्यूट्रिटिव लेयर। देखिए ये आपके लिए पूरे नोट्स बन रहे हैं बोर्ड पे, एज इट इज स्लाइड्स को सेव कर लेना, ये नोट्स हैं आपके, कुछ भी नहीं। आपको जब भी चैप्टर को फटाफट से रिवाइज करना है, पूरी बुक को पकड़ने की जरूरत नहीं, ईच एंड एवरी पॉइंट इज रिटन हियर ऑन दी स्लाइड्स। तो न्यूट्रिटिव लेयर है, और क्या है इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर बताओ, न्यूट्रिटिव तो बता ही दिया, न्यूट्रिशन देगी किसको, टू दी माइक्रोस्पोरेंजियम। और क्या है, दिस लेयर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या है, इसकी जो सेल्स हैं, सेल्स आर मल्टी
न्यूक्लिएटेड, और यू कैन से मल्टी न्यूक्लिएटेड की जगह ज्यादा बढ़िया लिखना क्या होगा, पोलीप्लॉइड है वो सेल्स। मल्टी न्यूक्लिएट और पोलीप्लॉइड में डिफरेंस समझते हो? ये एक सेल है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होना इज मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। वो कब होगा कि साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, सिर्फ एक न्यूक्लियस था वो डिवाइड हो गया इंटू टू, टू से फोर, फोर से एट, एट टू आपको पता ही है 16, ऐसे होता चला जाएगा। लेकिन हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल भी तो डिवाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद, मतलब न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, तो बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। कई बार क्या होता है, न्यूक्लियस भी बहुत सारे नहीं बनते, एक सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर हुआ, उसमें डीएनए का अमाउंट डबल हुआ सिंथेटिक फेज में, उसके बाद सेल को डिवाइड करना होता है उसके न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस डिवाइड ही नहीं हुआ, उसी के अंदर डीएनए 2n से 4n हुआ, 4n से 8 हुआ, लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पोलीप्लॉइड। तो अगर न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता चला जा रहा है, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। पोलीप्लॉइड क्या होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन के लिए क्या होता है, पहले न्यूक्लियस की वॉल डिसइंटीग्रेट होती है, उससे क्या होता है, जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसकी एक कॉपी बन जाती है। कॉपी बन गई, ये एक सेल है, ये क्या हुआ, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था उसकी एक कॉपी ये बन गई, एक कॉपी ये बन गई, इसके ऊपर अलग न्यूक्लियर वॉल, इसके ऊपर अलग न्यूक्लियर वॉल। लेकिन कई बार क्या होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होती ही नहीं, इसी न्यूक्लियस के अंदर बस उसकी कॉपी हुई जा रही है, डिफरेंट डिफरेंट 2n हो गया, 4n हो गया, 8n हो गया, है ना, 12n हो गया, जो भी हो गया, तो उसके अंदर ही हो रहा है, लेकिन ये न्यूक्लियर वॉल रिमेन्स इंटैक्ट, तो ये न्यूक्लियस भी डिवाइड नहीं होते। इस कंडीशन को हम बोलते हैं पोलीप्लॉइड कंडीशन। और पोलीप्लॉइडी की वजह से ही ये जो टेपिटल सेल है, दीज आर न्यूट्रिटिव इन नेचर। क्यों? एक तो जो सिंगल सेल होगी उसके पास तो भैया अपने ही खाने के लिए खाना है। ये देखो मिडल लेयर्स को आपने देखा, ये सारी की सारी क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड सेल है, सॉरी ये वाली यूनिन्यूक्लिएटेड सेल है, अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट थी। जब इनको किसी को न्यूट्रिशन देना पड़ा तो इनको बेचारों को अपना सब कुछ, कहते हैं ना, बेच बाच के फिर ये किसी दूसरे के लिए कुछ कर पा रही हैं। अपना सारा इन्होंने सर्वस्व, कैपिटल लेयर को जब न्यूट्रिशन देना था तो खुद इन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, मिडल लेयर रही ही नहीं, इनके सारे कंटेंट एज इट इज टेपिटल को चले गए। लेकिन टेपिटम के अंदर क्या खासियत है, टेपिटम क्या करती है, टेपिटम के पास पोलीप्लॉइड न्यूक्लियस है, मतलब इसके अपने ध्यान रखने के लिए भी इसके पास सामान है, और अगर इसको और भी किसी को न्यूट्रिशन देना है तो ये दे सकती हैं। तो इनको अपने आप को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है किसी और को न्यूट्रिशन देने के लिए। तो पोलीप्लॉइड कंडीशन यहाँ पे हेल्प कर रही है। तो पोलीप्लॉइडी का मतलब क्या है, अपना भी ध्यान रख रही है और दूसरे को भी दे सकते हैं। अगर आपके पास कुछ सरप्लस होगा, अब आपके हाथ में एक रोटी है, कोई मांगने वाला आ जाए, कोई भूखा आपके दरवाजे पे आ गया, तो आप या तो अपना पेट भरोगे या खुद भूखे रहोगे, उसको वो रोटी दे दोगे। लेकिन टेपिटम के पास दो रोटी हैं, वो खुद भी पेट भरेगा, वो दूसरे का भी भर सकता है। समझ गए पॉलीप्लॉइडी का एग्जाम्पल, मतलब पॉलीप्लॉइडी के बारे में थोड़ा समझ आ गया आपको कि पॉलीप्लॉइडी कैसे न्यूट्रिशन के अंदर हेल्प कर रही है। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो टेपिटम है ये न्यूट्रिटिव है। और कैसी है, न्यूट्रिटिव क्यों है, क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएट है, या यू कैन से इट इज अ पॉलीप्लॉइड सेल। कहाँ पे प्रेजेंट है ये, प्रेजेंट बीनीथ दी मिडल लेयर्स, और आप क्या कह सकते हो, इट इज लाइनिंग दी माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इट लाइन्स दी, ऐसे लिख लीजिए, प्रेजेंट बिलो मिडल लेयर्स, कहाँ प्रेजेंट है, बीनीथ दी मिडल लेयर्स, मिडल लेयर के नीचे है, एंड लाइन्स दी माइक्रोस्पोरेंजियम, लाइन्स दी माइक्रोस्पोरेंजियम। देखिए मिडल लेयर के तो कहाँ पे प्रेजेंट है, मिडल लेयर के नीचे प्रेजेंट है, लेकिन ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसकी लाइनिंग बना रही है एक तरह से, और उसको क्या प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिशन। इसके अलावा टेपिटम के बारे में ना कई बार बेटा बोर्ड में आपको पूरा नोट ही लिखने को आ जाता है, तो क्या लिखोगे टेपिटम के बारे में, और इसमें बस इतना लिख के छोड़ दोगे, नहीं, इसके और बहुत सारे फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन तो आपने क्या लिखा, ये न्यूट्रिटिव लेयर है। दूसरा फंक्शन और क्या है, इट ऑल्सो प्रोवाइड कैलेज एंजाइम, कैलेज एंजाइम एक्टिविटी भी ये शो करती है टेपिटम लेयर।
अब क्या होता है कैलेज एंजाइम, अभी आगे आएगा, जब माइक्रोस्पोर बनेंगे ना वो आपस में जुड़े होंगे कैलोस वॉल से, तो कैलोस वॉल को डिसॉल्व करना पड़ता है, तब ये कैलेज एंजाइम चाहिए होता है। उसको डिसॉल्व करने के लिए कैलेज एंजाइम कहाँ से आएगा? फ्रॉम दी टेपिटम। अब वो माइक्रोस्पोर जब पोलन ग्रेन बनेंगे तो उनके ऊपर एक थिक वॉल आती है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन, तो वो स्पोरोपोलेनिन भी कौन बनाता है? टेपिटम। स्पोरोपोलेनिन फॉर्मेशन। इसके अलावा स्पोरोपोलेनिन का कहां पे काम होता है? इन दी कंपैटिबिलिटी रिएक्शंस, इन दी कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स बनाती है ये। कब? जब पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा ना, जब वो पोलन उड़ा पोलिनेशन से स्टिग्मा के ऊपर चला गया, तो स्टिग्मा कैसे पहचानेगा भैया ये मेरे ही फ्लावर का पोलन है या किसी और का है, क्या मैं इसको अलाउड करूं जर्मिनेट करने के लिए या नहीं? तो वो पोलन आके अपनी इंट्रोडक्शन देता है, भाई आई एम रिलेटेड टू योर स्पीसीज ओनली, तो आप मुझे अलाउ कर सकते हो जर्मिनेट करने के लिए। तो वहां पे कुछ प्रोटीन्स और प्रोटीन के डायलॉग्स होते हैं, स्टिग्मा के प्रोटीन और पोलन के प्रोटीन, तो उन केमिकल डायलॉगिंग को ही हम क्या बोलते हैं? वो कंपैटिबिलिटी प्रोटीन होते हैं। अगर वो कंपैटिबल होंगे स्टिग्मा के और पोलन के प्रोटीन, तो पोलन उसके ऊपर जर्मिनेट कर जाएगा, अगर नहीं होंगे कंपैटिबल तो वो नहीं करेगा। तो ये जो कंपैटिबिलिटी प्रोटीन बनाने का काम होता है ये भी किसका होता है? टेपिटम का। तो इसके 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इनको आप याद रखेंगे। क्या? सबसे पहला फंक्शन न्यूट्रिटिव लेयर, दूसरी चीज स्पोरोपोलिन प्रोडक्शन, तीसरा कैलेज एंजाइम, फोर्थ कंपैटिबिलिटी प्रोटीन प्रोड्यूस करना। ये जो टेपिटम लेयर है, कई बुक्स के अंदर क्या होता है इसके बारे में और क्या दिया होता है? टेपिटम जो है 2 तरीके की होती है। बहुत सारे बच्चे ना कुछ थोड़ी ज्यादा नॉलेज रखते हैं और फिर वो परेशान हो जाते हैं, तो टेपिटम मैं वो भी बता ही देती हूँ आपको। टेपिटम 2 टाइप की होती है, एक तो होती है सिक्रीटरी या जिसको हम बोलते हैं ग्लैंड्यूलर, और दूसरी टाइप होती है इसकी अमीबॉइड। ये 2 फॉर्म्स की टेपिटम होती है। सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर के अंदर क्या होता है? देखो ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम, और इसके बाहर क्या प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है मेरे पास टेपिटम लेयर। अब इस टेपिटम के पास क्या है? ये बड़े बड़े पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस है, ठीक है। ये बाहर मैंने क्या बनाई है? टेपिटम। अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम को जब इस टेपिटम को न्यूट्रिशन देना है, तो ये न्यूट्रिशन कैसे देगी? खुद नहीं जाके उसके अंदर घुस रही है, ये क्या करेगी? अपना न्यूट्रिशन छोटे छोटे वेसिकल्स के फॉर्म में, ऐसे ये टेपिटल सेल जो है छोटे छोटे वेसिकल बनाएगी, और वो वेसिकल यहाँ पे जाएंगे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, बस्ट कर जाएंगे, उनसे इस माइक्रोस्पोरेंजियम की सेल्स को क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन। तो ये जो न्यूट्रिशन देती है, न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करेगी? बाय वेसिकल फॉर्मेशन। वेसिकल फॉर्मेशन, वेसिकल्स बनेंगे छोटे छोटे। ये सेल है, इसने एक वेसिकल बनाया, ये वेसिकल कहाँ चला गया? माइक्रोस्पोरेंजियम के पास, और इस वेसिकल के अंदर क्या प्रेजेंट था? न्यूट्रिशन फॉर दी सेल्स प्रेजेंट इन दी माइक्रोस्पोरेंजियम। कौन सी सेल प्रेजेंट होती है माइक्रोस्पोरेंजियम में? स्पोरोजीनस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो उनको न्यूट्रिशन मिल गया, फिर वो डिवाइड करना शुरू कर देंगी। तो सेल अपने आप नहीं गई, उसने छोटे छोटे पैकेज भेजे, छोटे छोटे पैकेज्ड फूड भी भेजे कि भैया इनको खाओ, तंदुरुस्त हो जाओ और काम पे लग जाओ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है एमीबॉइडल के केस में? एमीबॉइडल में क्या होता है? ये जैसे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? बीच में हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम, बाहर मेरे पास क्या प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है टेपिटल सेल्स। टेपिटल सेल के पास क्या है? ये बड़े बड़े पोलीप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होता है? ये जो सेल है ना, सेल इटसेल्फ डिसइंटीग्रेट्स। ये लो, सॉरी, सेल्स जो हैं ये सेल्स ही डिसइंटीग्रेट कर जाती हैं। ये लो, सेल्स डिसइंटीग्रेट हुई और इन्होंने अपने कंटेंट कहाँ पे दे दिए? ये देखो, ये सेल्स हो गई डिसइंटीग्रेट और इन्होंने अपने सारे कंटेंट कहाँ पे डाल दिए? टू दी माइक्रोस्पोरेंजियम। तो सेल खुद खत्म, खुद डिसॉल्व हो गई, खुद डिसॉल्व हुई और अपने सारे कंटेंट किसको दे दिए? टू दी माइक्रोस्पोरेंजियम। तो सेल dissolves
यहाँ पे पूरी की पूरी सेल ही डिसॉल्व हो जाती हैं और सारे न्यूट्रिएंट्स किसको दे दिए, टू दी माइक्रोस्पोरेंजियम, तो सेल बचा ही नहीं। इस टाइप की टेपिटल सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एमीबॉइडल। और ये वाला जो इस टाइप की जो टेपिटम थी, इट वाज वेरी प्रिमिटिव टाइप की प्लांट्स के अंदर ये देखने को मिलती है मैक्सिमम में। इन मेजॉरिटी ऑफ दी एंथर्स क्या देखने को मिलती है हमें, सिक्रीटरी टाइप की, कि टेपिटम इंटैक्ट रहती है लेकिन वो न्यूट्रिशन वेसिकल्स के थ्रू भेजती है। तो ये है वो दो डिफरेंट फॉर्म्स जिनके बारे में मैक्सिमम टाइम बच्चे पूछते हैं। मैम ये टेपिटम के साथ ना कुछ सिक्रीटरी और अमीबॉइडल लिखा होता है, और ये जो वेसिकल्स जो इसने बनाए हैं ना टेपिटम लेयर में, इन वेसिकल्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज यूबिश बॉडीज। तो कई बुक्स के अंदर एक बड़ा स्पेशल फंक्शन यहाँ पे लिखा होता है टेपिटम का, क्या, टू फॉर्म दी यूबिश बॉडीज। यहाँ पे लिख देती हूँ, यूबिश बॉडी फॉर्मेशन। तो इसको एक अलग स्टेप लिखने की बजाय ये न्यूट्रिशन में ही आ जाता है। तो यूबिश बॉडी किसके लिए काम कर रही है, क्या है ये, दीज आर न्यूट्रिटिव वेसिकल्स। तो न्यूट्रिशन वाले पॉइंट के अंडर ही आ जाना चाहिए ये। तो क्या हमें एंथर का पूरा मैच्योर एंथर का क्या हमें स्ट्रक्चर समझ में आ गया। देखो मैच्योर एंथर के अंदर क्या है, हम यहाँ से देख लेते हैं हमारे एनसीईआरटी के डायग्राम को। सबसे पहले आउटलाइन कैसी है इसकी, ऐसी है, टेट्रास्पोरेंजिएट। दिस इज वन लोब, दिस इज अनदर लोब। हर लोब के अंदर क्या प्रेजेंट है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो पूरा का पूरा एंथर क्या हो गया, डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। अब अगर मैं इतने हिस्से को, इन्होंने राउंडेड हिस्से को थोड़ा सा क्या करके दिखाया है, मॉडिफाई, उसके अंदर हमें इसकी क्या पता चल रही है कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपिटम लेयर। तो ये सारी की सारी क्या प्रेजेंट है, इन सबको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एंथर वॉल। और एंथर वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो डिटेल में हमने कर लिया। ये देखो ये क्या है, दिस इज द डायग्राम ऑफ, ये क्या है, मैच्योर एंथर का डायग्राम। मैच्योर एंथर किस वक्त इतना मैच्योर हो गया कि वो डेहिस हो गया, उसमें डेहिसेंस हो गई, फट गया है वो, इसमें से ये क्या आ रहे हैं बाहर की तरफ, दीज आर पोलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेज कब आएगी, सबसे पहले कौन सी स्टेज थी, एंथर कैसे प्रेजेंट था हमारे पास, एंथर वॉज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैरेनकाइमेटस मास। उस पैरेनकाइमेटस मास के अंदर क्या हुई, पेरिक्लाइनल डिवीजन हुई। और ये जो सेल्स हुई है ना, सम हाइपोडर्मल सेल जो एक्टिव हुई हैं, इन हाइपोडर्मल सेल्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज दी आर्कीस्पोरियल सेल्स। इनको हम बोलते हैं these are known as archisporial cells। और ये आर्कीस्पोरियल सेल्स एक्टिव हो गई और इन्होंने पेरिक्लाइनल डिवीजन करके ये सब कुछ बनाया। तो जितनी भी एंथर की वॉल थी, एंथर की वॉल में क्या आएगा, एपिडर्मिस आएंगी, एंडोथीसियम आएगी, मिडिल लेयर आएगी, टेपिटम आएगी, ये सब आएंगी। और जो अंदर वाली लेयर थी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, इन्होंने क्या बना दिया, माइक्रोस्पोरेंजियम। डिटेल्ड स्ट्रक्चर हमने देख लिए, हमने चारों की चारों लेयर्स की हमने बात कर ली, उनकी क्या स्पेशलिटी है वो सब। अगर टेपिटम के ऊपर नोट लिखना आया तो आप वो भी लिख सकते हो। एंड दिस इज द लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो एपिडर्मिस हमें पता है क्या है, एंडोथीसियम, मिडल लेयर। तो ये तीनों की तीनों कलेक्टिवली क्या बनाती हैं, इनको हम क्या, दिस ऑल्सो, विच वन, दिस टेपिटम ऑल्सो। इन चार की चार लेयर को, लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम लिखा है ना, इनको और हम क्या लिख सकते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज दी एंथर वॉल। तो एंथर वॉल के अंदर क्या क्या आता है हमारे पास, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये सारी की सारी जो लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम है, इनको हम और क्या बोलते हैं, लेयर्स ऑफ एंथर या एंथर वॉल। तो एंथर वॉल इज कंपेराइज्ड ऑफ एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम। और ऑर्डर भी इनका बाहर से अंदर की तरफ क्या है, पेरिफेरी पे एपिडर्मिस, उसके बाद उसके नीचे एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के नीचे मिडल लेयर, सबसे नीचे टेपिटम, और टेपिटम के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब मुझे नहीं लगता
कोई भी डाउट रह गया, मुझे लगता है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको यहीं पे लर्न हो जाना चाहिए, किसका, माइक्रोस्पोरेंजियम का। एंड नाउ दिस इज आवर लास्ट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? प्रोसेस ऑफ, राइट डाउन, process of formation of microspores। और ये माइक्रोस्पोर कैसे होंगे, कैसे होंगे? हैप्लोइड। फ्रॉम किससे? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। और माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी होंगी? डिप्लॉइड होंगी। और इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को हम और क्या बोलते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज दी पोलन मदर सेल्स। तो इनके लिए एक एब्रीविएशन है PMCs, पोलन मदर सेल्स। इनसे अब क्या होगा, देखिए, माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमने पूरा एंथर लोब का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसमें सबसे सेंटर में क्या पड़ा हुआ है? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या पड़ी हुई हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू या स्पोरोजिनस सेल्स। वो स्पोरोजिनस सेल्स अब क्या हो जाएंगी? स्पेशलाइज हो जाएंगी। कैसे स्पेशलाइज हो जाएंगी? टेपिटम से उनको न्यूट्रिशन आएगा, तो क्या होगा? विल बिकम स्पेशलाइज्ड। कैसे होंगी स्पेशलाइज? न्यूट्रिशन खा के। क्या मिल गया इनको? न्यूट्रिशन। स्पेशलाइज होके ये क्या बन गई? PMC, पोलन मदर सेल बन गई। ठीक है, तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा था? स्पोरोफाइट कैसे हैं? फ्लावरिंग प्लांट कैसे हैं? डिप्लॉइड। उनके ऊपर लगने वाले फूल, पत्ती, जो भी कुछ है, सारे पार्ट क्या होंगे? डिप्लॉइड। तो फ्लावर का ईच एंड एवरी पार्ट भी डिप्लॉइड होगा, मतलब एंथर भी डिप्लॉइड, एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो भी डिप्लॉइड, वॉल की हर सेल एक्सेप्ट एपिटम सब डिप्लॉइड। माइक्रोस्पोरेंजियम डिप्लॉइड, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोरोजिनस सेल है वो डिप्लॉइड। उसके बाद ये जो पोलन मदर सेल है ये भी डिप्लॉइड। अब इन डिप्लॉइड सेल्स के अंदर क्या होगा? दीज डिप्लॉइड सेल्स विल अंडरगो मियोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, स्टार लगा लो। विल अंडरगो मियोसिस। और मियोसिस से क्या हो जाएंगी? मियोसिस से हमेशा प्लॉइडी लेवल क्या हो जाता है? मियोसिस के बाद हाफ। तो ये जो डिप्लॉइड थी इनसे क्या बन जाएंगे? 4 हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स। कैसे बनेंगे माइक्रोस्पोर? हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। और ये हैप्लोइड माइक्रोस्पोर कैसे होंगे? ये एक दूसरे से ऐसे अटैच होते हैं इन केस ऑफ दी प्लांट्स, एंजियोस्पर्म प्लांट्स। और किससे अटैच्ड होते हैं? क्या होता है, मैंने कहा था ना, इनके बाहर क्या प्रेजेंट होगा? कैलोस थिकनिंग्स। ये जो माइक्रोस्पोर है एक इनके पीछे है। ये कौन सा अरेंजमेंट दिखाया है? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो यहाँ पे क्या है? ये क्या है? कैलोस वॉल प्रेजेंट है इन माइक्रोस्पोर के आसपास। और इस कैलोस वॉल को कैसे डिसॉल्व करेंगे? टेपिटम क्या देगी? एक एंजाइम देगी, जो मैंने उसके फंक्शन में लिखवाया है, कैलेज एंजाइम। जब ये कैलेज एंजाइम इस कैलोस वॉल को डिसॉल्व कर देगा, चारों के चारों माइक्रोस्पोर क्या हो जाएंगे? सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। और फिर ये माइक्रोस्पोर क्या बनाएंगे? मेल गैमीटोफाइट। और मेल गैमीटोफाइट से क्या बनेगा? मेल गैमीट। दैट वी विल स्टडी इन दी अपकमिंग लेक्चर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।